हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे हिंदी लूसेंट और हिंदी लूसेंट की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ रहे थे देवनागरी लिपि का विकास। तो ये चीज़ें हमने देख लिया था कल, ये है ना। अब इसके आगे यहाँ से देखेंगे। फिर नागरी में पश्चिमी शाखा, पूर्वी शाखा, पश्चिमी शाखा में देवनागरी, राजस्थानी, गुजराती, महाजनी कैथी। पूर्वी शाखा में बांग्ला लिपि, असमी, उड़िया। फिर देखेंगे देवनागरी लिपि का हिंदी भाषा के अधिकृत लिपि के रूप में विकास। देवनागरी लिपि को हिंदी भाषा की अधिकृत लिपि बनने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। अंग्रेज़ों की भाषा नीति फारसी की ओर अधिक झुकी हुई थी, इसलिए हिंदी को भी फारसी लिपि में लिखने का षड्यंत्र किया गया। जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी भाषा और फारसी लिपि का घालमेल फोर्ट विलियम कॉलेज 1854 की देन थी। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के सर्वप्रथम अध्यक्ष जॉन गिलक्राइस्ट थे। उनके अनुसार हिंदुस्तानी की 3 शैलियाँ थीं: दरबारी या फारसी शैली, हिंदुस्तानी शैली व हिंदवी शैली। वे फारसी शैली को दुरूह तथा हिंदवी शैली को गवारू मानते थे, इसलिए उन्होंने हिंदुस्तानी शैली को प्राथमिकता दी। उन्होंने हिंदुस्तानी के जिस रूप को बढ़ावा दिया उसका मूलाधार तो हिंदी ही था, किंतु उसमें अरबी फारसी शब्दों की बहुलता थी और वह फारसी लिपि में लिखी जाती थी। गिलक्राइस्ट ने हिंदुस्तानी के नाम पर असल में उर्दू का ही प्रचार किया। विलियम प्राइस 1823 ईस्वी में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में विलियम प्राइस की नियुक्ति हुई। उन्होंने हिंदुस्तानी के नाम पर हिंदी नागरी लिपि में लिखित पर बल दिया। प्राइस ने गिलक्राइस्ट द्वारा जनित भाषा संबंधी भ्रांति को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन प्राइस के बाद कॉलेज की गतिविधियों में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। अदालत संबंधी विज्ञप्ति 1837 ईस्वी। वर्ष 1830 ईस्वी में अंग्रेज कंपनी द्वारा अदालतों में फारसी के साथ साथ देसी भाषाओं को भी स्थान दिया गया। वास्तव में इस विज्ञप्ति का पालन 1837 ईस्वी में ही शुरू हो सका। इसके बाद बंगाल में बांग्ला भाषा और बांग्ला लिपि प्रचलित हुई। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, बिहार व मध्य प्रांत मध्य प्रदेश में भाषा के रूप में तो हिंदी का प्रचलन हुआ, लेकिन लिपि के मामले में नागरी लिपि के स्थान पर उर्दू लिपि का प्रचार किया जाने लगा। इसका मुख्य कारण अदालती अमलों की कृपा तो थी ही, साथ ही मुसलमानों ने भी धार्मिक आधार पर जी जान से उर्दू का समर्थन किया और हिंदी को कचहरी से ही नहीं, शिक्षा से भी निकाल बाहर करने का आंदोलन चालू किया। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद हिंदू मुसलमानों के पारस्परिक विरोध में ही सरकार अपनी सुरक्षा समझने लगी, अतः भाषा के क्षेत्र में उनकी नीति भेदपूर्ण हो गई। अंग्रेज विद्वानों के 2 दल हो गए और दोनों ओर से पश्चिमी पक्ष में अनेक तर्क वितर्क प्रस्तुत किए गए। बिम्ब साहब उर्दू का और ग्राउस साहब हिंदी का समर्थन करने वालों में प्रमुख थे। नागरी लिपि और हिंदी तथा फारसी लिपि और उर्दू का अभिन्न संबंध हो गया था, अतः दोनों के पक्ष विपक्ष में काफ़ी विवाद हुआ। फिर आगे देखते हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का लिपि संबंधी प्रतिवेदन 1868 ईस्वी में फारसी लिपि के स्थान पर नागरी लिपि और हिंदी भाषा के लिए पहला प्रयास राजा शिव प्रसाद का 1868 ईस्वी में उनके लिपि संबंधी प्रतिवेदन मेमोरेंडम कोट कैरेक्टर इन द अपर प्रोविंस ऑफ इंडिया से आरंभ हुआ। जानसोर, एक अंग्रेज अधिकारी फ्रेडरिक जानसोर ने फारसी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं के प्रयोग पर आपत्ति व्यक्त की थी और न्यायालय में हिंदुस्तानी भाषा और देवनागरी लिपि का समर्थन किया था। बंगाल के गवर्नर एस्ले के आदेश 1870 ईस्वी व 73 ईस्वी। वर्ष 1870 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर एस्ले ने देवनागरी के पक्ष में एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि फारसी पूरित उर्दू नहीं लिखी जाए, बल्कि ऐसी भाषा लिखी जाए जो एक कुलीन हिंदुस्तानी फारसी से पूर्णतया अनभिज्ञ रहने पर भी बोलता है। वर्ष 1873 ईस्वी में बंगाल सरकार ने यह
आदेश जारी किया कि पटना, भागलपुर तथा छोटा नागपुर डिवीजनों संभागों के न्यायालयों व कार्यालयों में सभी विज्ञप्तियां तथा घोषणाएं हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि में जारी की जाएं। वर्ष 1886 ईस्वी तक आते आते उत्तर प्रदेश के पड़ोसी प्रांतों बिहार, मध्य प्रदेश में नागरी लिपि और हिंदी प्रयोग की सरकारी आज्ञा जारी हो गई तो उत्तर प्रदेश में नागरी आंदोलन को बड़ा नैतिक प्रोत्साहन मिला। गौरी दत्त व्यक्तिगत रूप से मेरठ के पंडित गौरी दत्त की नागरी प्रचार के लिए की गई सेवाएं अविस्मरणीय हैं। गौरी दत्त ने 1874 ईस्वी में अपने संपादकत्व में नागरी प्रकाश नामक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। उन्होंने और भी कई पत्रिकाओं का संपादन किया। देवनागरी गजट 1888 ईस्वी, देवनागर 1891 ईस्वी, देवनागरी प्रचारक 1892 ईस्वी आदि। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नागरी आंदोलन को अभूतपूर्व शक्ति प्रदान की और वे इसके प्रतीक और नेता माने जाने लगे। उन्होंने 1882 में शिक्षा आयोग के प्रश्न पत्र का जवाब देते हुए कहा, सभी सभ्य देशों की अदालतों में उनके नागरिकों की बोली और लिपि का प्रयोग होता है। यही ऐसा देश है जहाँ न तो अदालती भाषा शासकों की मातृभाषा है और न प्रजा की। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा लगाना शुरू किया। 1893 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने भारतीय भाषाओं के लिए रोमन लिपि अपनाने का प्रश्न खड़ा कर दिया। इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। नागरी प्रचारणी सभा काशी स्थापना 1893 ईस्वी व मदन मोहन मालवीय नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना वर्ष 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारणी एवं हिंदी भाषा के संवर्धन के लिए नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना की गई। सर्वप्रथम इस सभा ने कचहरी में नागरी लिपि का प्रवेश कराना ही अपना मुख्य कर्तव्य निश्चित किया। सभा ने नागरी कैरेक्टर अर्थात नागरी लिपि नामक एक पुस्तक अंग्रेजी में तैयार की, जिसमें सभी भारतीय भाषाओं के लिए रोमन लिपि की अनुपयुक्तता पर प्रकाश डाला गया था। तो इस वीडियो में अब आज हम यहीं तक देखेंगे और इसके आगे अध्ययन अगली वीडियो में करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर ज़रूर करिएगा और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से चालू रखिएगा। थैंक यू।